नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। जय हिंद, वंदे मातरम। आज पुनः बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने संवाद हेतु बुलाया है। हृदय से आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, एक तरफ तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जिहादी डॉक्टर तैयार हो रहे थे जो धमाकों की तैयारी करते, दिल्ली में धमाका भी किया उन्हीं डॉक्टरों ने। और अब दूसरी तरफ लखनऊ में भी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहां के डॉक्टर धर्मांतरण और लव जिहाद के रैकेट में लगे हुए हैं। अंजू जी, लखनऊ की KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी मेडिकल यूनिवर्सिटी है और इसका एक बहुत पुराना इतिहास है। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर साहब आए हैं और उन्होंने जिस तरीके से शर्मिंदा किया है, उनके कृत्य अगर आप सुन लें। डॉक्टर रमीजुद्दीन, अब डॉक्टर रमीजुद्दीन ने एक और रेजिडेंट, यह खुद तो उत्तराखंड के रहने वाला है और जो लेडी डॉक्टर जिसको इसने रेजिडेंट को फंसाया वो कोलकाता की रहने वाली है और उसको पहले वरगला करके ब्रेन वॉश करके उसके साथ अनाचार किया, व्यभिचार किया और उसके बाद विवाह का इन्होंने प्रलोभन दिया और जोर बनाया। लेकिन ये कहा कि उसके पहले तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। इसमें जो थे लेडी रेजिडेंट डॉक्टर जो थी वो जाहिर है राजी नहीं हुई। बाद में जब पूछताछ से पता चला तो मालूम पड़ा कि इसके पहले भी ये एक शादी कर चुका है और एक शादी कर ही नहीं चुका है, उसका भी धर्म परिवर्तन कराया जो पहली पत्नी थी। आप देखें, कुत्ते के दुम, टेढ़ी की टेढ़ी, ये अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। और आप समझे आपकी औकात क्या है। जुम्मा 4 दिन हुए आपके डॉक्टरी शुरू हुए और 2 शादियां। पूरा गेम प्लान ये है कि लव जिहाद करके पैसे कमाना और अपने तरीके से लोगों से इनामात लेना, तोहफे लेना। और तोहफे आप समझ रहे हैं मिडिल ईस्ट से आएंगे, कहां से आएंगे, इनके आलिम देंगे, कहां से आएंगे, क्योंकि इनकी तो औकात नहीं कि 2 पत्नी के साथ ये रह सके कायदे से। अब इससे बात आती है, इसके 2-4 इसके बिंदु और है, उसको समझे। मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी का, KGMU का रवैया बहुत ढुलमुल, बहुत ही वाहियात। इन्होंने खुद कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। जब बच्ची योगी जी महाराज से व्यक्तिगत मिली, जब योगी जी महाराज से गुहार की तो योगी जी ने खुद उससे व्यक्तिगत वार्तालाप की। यह भी एक बहुत अच्छा संदेश है कि उत्तर प्रदेश ऐसे सूबे के मुख्यमंत्री ने यह जरूरी समझा कि इस पीड़ित बच्ची से व्यक्तिगत बात करके आश्वासन दें। तब KGMU जागी और उसने इनको निलंबित किया, सस्पेंड किया और कॉलेज से आने पे प्रतिबंधित किया। मैं ये 2 बातें जानना चाहूंगा। पहली चीज, इनका मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं कदाचार में आप इनका खत्म करते हैं? खत्म कर देना चाहिए। मेडिकल रजिस्ट्रेशन न रहे, बांस न बजे बांसुरी, न रहे डॉक्टर की डिग्री, न ये चलाए अपने जो है कागज की नाव। पुलिस का ये कहना कि हमारे पास अगर कोई आएगा तब हम अपराध पंजीकृत करेंगे। सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री ने जरूरी समझा कि आपसे बात कर ले पीड़िता से, और पुलिस जो है इतनी जो है अभी तंद्रा में है, निद्रा में है, मूर्छा में है कि वो इंतजार कर रही कि पीड़ित आ जाए। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे सख्त आपत्ति है। मैं चाहूंगा अमरेंद्र सेंगर, पुलिस कमिश्नर लखनऊ, सीधे संज्ञान लेकर के अपराध पंजीकृत करके डॉक्टर साहब को नसीहत दिलवाएं। और मैं इस शो को टैग करूंगा अमरेंद्र सेंगर जी को, जो कि बहुत ही ईमानदार, कर्मठ और यशस्वी पुलिस अधिकारी हैं, कि इसमें हस्तक्षेप करें, क्योंकि हस्तक्षेप का काम बनता है। जिस प्रकरण में मुख्यमंत्री हस्तक्षेप कर रहे हैं, रुचि ले रहे हैं, तो पुलिस को तो बिल्कुल तबाह कर देना चाहिए तब तक इस डॉक्टर को। लेकिन न KGMU ने अपना काम ठीक से किया कि डॉक्टर के बारे में कहा हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, निलंबित करेंगे। तो जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने वार्ता कर ली तो अंजू जी, इनकी जो है एक तरीके से इनके अंदर भी बिजली का करंट दौड़ा। वही हाल पुलिस का भी है। इनको बहुत पहले से एक्शन लेना चाहिए था। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको आगाह करना चाहूंगा, ऐसे प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। आपके घर की बहू बेटी हो तो आप क्या उम्मीद करते हैं किसी संस्था से और पुलिस से? वही कठोर कार्रवाई आपसे भी उम्मीद की जाती है। और इसमें नरमी, उदारता और प्रमाद कैसा? इसमें तो शिकायत ये आना चाहिए कि आपने बिल्कुल तबाह कर दिया जी। आपको कार्रवाई जितनी करनी थी उससे 1000 गुना ज्यादा कार्रवाई आपने कर दिया, यह शिकायत आनी चाहिए। तो शिकायत तो छोड़ दीजिए, यहां शिकायत पीड़िता ही कह रही है कि कार्रवाई कोई कर नहीं रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों जगह से ये ऐसी कोर्स करेक्शन होगा कि पीड़िता को न्याय मिले और डॉक्टर विल्किन की डॉक्टरी खत्म हो जाए और डॉक्टर रमीजुद्दीन से ये सिर्फ रमीजुद्दीन हो जाए। अब ये खोंचा लगाएंगे, गन्ने के रस का ठेल लगाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा।
लेकिन पुलिस अपने पे आ जाए तो ये पूर्व डॉक्टर रमीजुद्दीन वर्तमान में गन्ना जूस विक्रेता, मुझे साफ इनका भविष्य दिखाई पड़ रहा है। सर आप ये सोचिए कि ये जो लड़की है वो तो यहाँ तक कह रही है सीएम के साथ बातचीत में कि एक पूरा गैंग चलता है केजीएमयू के अंदर, पूरा नेटवर्क है धर्मांतरण का। फिर तो ये पूरा का पूरा मुझे लगता है केजीएमयू को छानबीन करने की जरूरत है, पुलिस को तो वहां पर केस दायर करके छानबीन करनी चाहिए, ये एक मामला नहीं है। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, आप अल-फलाह यूनिवर्सिटी पे चली जाइए, वहां भी गैंग काम करता था। यही बात एक दो यूनिवर्सिटी और एनसीआर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी जो आम ख्याति है, जो तथाकथित माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे भी यही गोरख धंधा चलता है। आपके चैनल के बाद लोग कहेंगे आपको और मुझे कि इस्लामोफोबिक हैं। हाँ मैं हूं, लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगा। और ये जहां कहीं होगा, जिस तरीके की जिस भाषा में ये समझते हैं वो भाषा में बोलूंगा। आप ये किस दुनिया में रह रहे हैं, ये किस गलतफहमी में है। आप बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की, बहु बेटी सुरक्षित नहीं है, बहु बेटी तो असुरक्षित जो है सो है। आप याद कीजिए जब कभी इस प्रकार के घटनाक्रम होता है, बांग्लादेश में दर्दनाक मृत्यु हुई दास की, और यहां मिठाइयां बंट रही हैं। कितनी बेशर्म बेहया है कि मिठाई बांट रहे हैं, कि इस तरीके से जो है काफिर का कत्ल हुआ है। आप ये समझ लीजिए कि जो ये सब कर रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो मौलाना इनको रेडिकलाइज कर रहे हैं, मदरसे वाले कर रहे हैं, मदरसों पे तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, वो समझ रहे हैं कि इनको मिलेंगी 72 हुरें, इनको कुछ नहीं मिलेगा, इनको छाती में गोली मिलेगी। दुनिया बिल्कुल बेकरार होकर के ऐसे आपराधिक तत्वों के पीछे पड़ी हुई है, इनको चैन से बैठने नहीं देगी। काफी तुम्हारी जो है कागज की नाव चल चुकी है, अब तुम्हारी कागज की नाव के डूबने का वक्त आ गया है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल पुलिस और केजीएमयू दोनों अपने पर आ जाएं और इनको रमीजुद्दीन को तबाह कर दें। और अगर कोई गिरोह चल रहा है, इसका भी संज्ञान पुलिस ले, गोपनीय सूत्रों से पता लगाए, केजीएमयू से कोऑपरेशन ले, और अगर कोई ऐसा दुस्साहस कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कानून के अंतर्गत मुकदमा लिखे और 7 साल की सजा कर दे जेल, डॉक्टरी भूल जाएंगे। सर छांगूर के मामले में भी तो यही हुआ था ना। अब लव जिहाद को लेकर, धर्मांतरण को लेकर एक कानून तो है उत्तर प्रदेश में, लेकिन तब भी पुलिस का ढुलमुल रवैया सामने आया था, और इस मामले में भी पुलिस का ढुलमुल रवैया है। तो ये सर इससे कैसे निपटा जाएगा? कानून है, और ये तो पहले भी साफ था ना, कोई पीड़िता अगर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाती है तो उसकी बात सुनी जाएगी। तो यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि नट एंड बोल्ट पुलिस के भी कसने की जरूरत है। नट बोल्ट नहीं, इनका इंजन खोल करके उसकी बोरिंग करने की जरूरत है। खासकर बलरामपुर में तो मैंने इतना गरियाया था, लोग बल्कि तिलमिला करके कह रहे थे सर आपने बहुत ज्यादा कह दिया। तो मैंने कहा, और अगर सामने होते तो मैं कुछ करता भी तुम्हारे साथ। यही बात आपने कहा, नट बोल्ट कसने की नहीं, तो इनकी तो इंजन उतार करके बोरिंग करने का वक्त आया है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि दोनों जगह पुलिस का प्रमाद था, लापरवाही थी, बलरामपुर में भी और लखनऊ में भी। नहीं होना चाहिए था। ऐसे मनबड़ हो कैसे जाते हैं? मनबड़ को तो आपको मिट्टी मिला देना चाहिए था। इनकी सारी जो फितूर है मोहब्बत की, ये हवा हो जानी चाहिए थी। सर बड़े ताज्जुब की बात है कि ये जमात जब पढ़ लिख जाती है तो भी इनकी जो बेसिक फितरत है वो बदलती नहीं है। पहले लग रहा था कि लव जिहाद में शायद वो कम पढ़े लिखे नौजवान है, पैसे की लालच में उनको ये सब कुछ करवाया जाता है, लेकिन यहाँ तो रमीजुद्दीन डॉक्टर है, उसके बाद भी वो उसी राह पर चल रहा था। ये आपकी गलत फहमी है। जितने भी ऐसे आपके विवाह हैं, अगर 99% उसमें लड़का एक बिरादरी का है, यानी मुस्लिम बिरादरी का, और लड़की हिंदू बिरादरी की है, तो आपको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। इंग्लैंड में अगर आपको ग्रूमिंग गैंग्स ऑफ पाकिस्तान है, अब तो सारी दुनिया दिख रही, जहां रहेंगे वहां रोशनी फैलाएंगे, जहां रहेंगे वहां पर इस तरीके की दुर्गंध फैलाएंगे। तो दुर्गंध उन्होंने लंदन में भी फैलाई, फ्रांस में फैलाई, जर्मनी फैलाई, हिंदुस्तान में फैला रहे थे। तो प्रकाश में अब आ रहा है जब इसकी चर्चा हो रही है। वरना गंगा जमुनी तहजीब की आड़ में, ये गंगा जमुनी तहजीब में तो ये होता था ना कि भाई 50% अगर होता हम मान लेते गंगा जमुनी तहजीब है, लेकिन 99 99.5% एक तरफ और आधा % एक तरफ, ये गंगा जमुनी तहजीब तो नहीं है। इनके मंसूबे बिल्कुल साफ हैं। जाहिल हो तो क्या, उनके पैसे आते हैं, डिजाइनर कपड़े आते हैं, फ्लैशी मोबाइल फोन्स आते हैं, 2 व्हीलर आती है, जिम के खर्चे आते हैं, और फिर क्रीम पॉलिश लगा करके ये पहले लव जिहाद करते हैं। लव जिहाद के बाद निकाह करते हैं। उसके बाद तो फिर उसको या तो बेचना होगा, या वेश्यावृत्ति करानी होगी, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना होगा, या बंधुआ मजदूर बनाना होगा, या सब कराना होगा। तो ये एक बिजनेस मॉडल है। ये इसको सरल ये ना समझिए कि केवल लव है जिहाद है। ये जिहाद तो है लेकिन लव नहीं है, ये व्यापार जिहाद है। इसको मैं कहता हूं ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिहाद।
एक चीज निकल करके आई है, इसको मैं लव जिहाद नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिहाद कहता हूं। लव तो एक आड़ है, लव कहीं है थोड़ी, वासना पूरी हुई 6 महीने में निपटा दो उसको। सर आपको याद होगा वो डॉक्टर शाहीन जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई थी, उस पूरे गैंग के साथ जुड़ी हुई थी जो सीरियल धमाके करने की फिराक में था 6 दिसंबर को भारत में, वो भी लखनऊ से थी। ये जनाब भी लखनऊ में काम कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इन सब के आपस में तार जुड़े ही होंगे, क्योंकि डॉक्टरी पेशे में ही तो है। डॉक्टरी पेशे में है, एक दूसरे से जुड़े होंगे। मुझे मालूम है डॉक्टर्स आपस में एक दूसरे से व्हाट्सएप पे जुड़े रहते हैं, विशेषकर इस तरह के हम उम्र एक साथ और एक ही अगर ग्रुप संप्रदाय एक ही विचारधारा के हैं तो जरूर जुड़े होंगे। और इस तरीके से मैं चाहूंगा, आपकी आज 2 बातें निकल के आई। दूसरी बात यह है कि पुलिस को अपना सोशल मीडिया हैंडलिंग, सोशल मीडिया पेट्रोल और बढ़ाना होगा, जिससे कि इस तरीके के मंसूबे अगर अंजू जी कहीं चल रहे हैं तो उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई होनी ही चाहिए। और पहली चीज है कि लव जिहाद नहीं है, ये मानव तस्करी व्यापार जिहाद है। ये लव वफ कहीं नहीं है, लव को तो बदनाम कर रहे हैं ये। सर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, मुझे तो लगता है कि वहां सब पर पैनी नजर रखने की जरूरत है। और इस मामले में योगी जी ने अगर पीड़िता से मुलाकात की है, उसके दर्द को समझा है, उसके बाद ये कार्रवाई की है, तो ऐसी बहुत सारी पीड़िताएं हो सकता है कि अब सीधे सीधे सीएमओ के ऑफिस को कांटेक्ट करें, अपना दर्द वहां बांटे, तो और भी बहुत सारे मामले सामने आएंगे। लेकिन सर एक मदरसों में मौलवियों को लॉ से ऊपर घोषित कर देना, एक ऐसा विधेयक जो समाजवादी पार्टी 2016 में लेकर आई थी, उसको भी अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। मतलब इस देश में चल क्या रहा था सर? मौलवी क्या कोई अपराध नहीं करते? अगर अपराध करते तो उनके ऊपर केस नहीं दर्ज हो सकता? ये किस तरह की उनको लिबर्टी देने की कोशिश की गई थी? आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो आप विधेयक की बात कर रही थी, ये विधेयक एक पाप से परिपूर्ण, विश्वासघात से परिपूर्ण और हिंदुओं की पीठ पे चाकू भोंकने के बराबर था। अब कैसे चाकू भोंकने के बराबर था उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आइए, वर्ष 2016 में अखिलेश जी की सरकार थी और एक ऐसा विचित्र एक तरफा ये विधेयक लाए और उसका नाम इन्होंने बड़ा सीधा रखा, यूपी मदरसा विधेयक, यूपी मदरसा वेतन विधेयक 2016। केवल ये इसका नाम था। इसमें कहीं किसी तरह की, तो भाई मदरसे के जो मौलवी हैं, शिक्षक हैं, उनकी तनख्वाह में अनियमितता ना हो, समय से मिल जाए, इसमें तो कोई आपत्ति होगी नहीं। लेकिन उसकी आड़ में आपने जो खेल खेला, जो विश्वासघात किया प्रदेश और देश के साथ और संविधान के साथ, उसमें आपने ये कर दिया एक बहुत ही उसमें अप्रत्याशित, अभूतपूर्व और ऐसा कोई मिसाल आपको पूरे देश में आज तक नहीं मिलेगी कि बेचारे गरीब मदरसे के शिक्षक, उनको आधुनिकीकरण के चलते उनके ऊपर कभी कभी फर्जी केस लिख जाते हैं। तो अब आज के बाद उनको जांच और अभियोजन से बिल्कुल सुरक्षा उपलब्ध कराने की नियत से जब तक पूर्व अनुमति, प्रायर परमिशन नहीं मिल जाएगा, जैसे वो मदरसे के टीचर ना हो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो, इंस्पेक्टर जनरल हो, या मुख्य सचिव हो, या मुख्यमंत्री हो, उनके ऊपर अगर कोई बलात्कार का, नकली नोट छापने का, हथियार बनाने का, रेडिकलाइजेशन का हो, तो ना 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 ना, पहले सरकार से प्रायर परमिशन लीजिए, फिर उसकी एफआईआर कीजिए और फिर उसके बाद विवेचना कीजिए। आप ऐसी गलती मत कीजिएगा कि इतने पवित्र लोगों के ऊपर आपने, किसी ने शिकायत कर दी, लड़की रोती चली जाए कि बलात्कार हो गया, ये नकली नोट छाप रहे थे, हथियार बना रहे थे, आप एफआईआर करके जेल भेजें। ना 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 ना, आखिर पीडीए है, पीडीए प्राण है इस पार्टी का। और अभी मैं आगे बताऊंगा ये पीडीए फॉर्मूले का चूरन ये कहां तक ले जाएंगे। अभी हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मिशनरी स्कूल है, सरकार से अनुदान लेते हैं, वैदिक स्कूल हैं जो कि सरकार से अनुदान लेते हैं, गुरुकुल हैं जो सरकार से अनुदान है, उनको तो आपने छूट नहीं दी कि वहां के आचार्यों को, वहां की नन्स को, वहां के फादर्स को, वहां के पादरियों को भी ये छूट दे दो तुम कि भाई अगर कोई होता है केस, तुम्हारे ऊपर आरोप लगता है क्रिमिनल केस, तो जब तक सरकार अनुमति नहीं दे देगी तब तक तुम्हारे ऊपर एफआईआर नहीं होगी। आड़ में दिखाया आपने वेतन, और कर क्या दिया आपने उसके ऊपर खेल कि इनके ऊपर अगर कोई केस आता है क्रिमिनल तो तब तक न रजिस्टर होगा, न इन्वेस्टिगेट होगा, जब तक सरकार अनुमति ना देगी। सरकार आपकी हो, विधेयक ऐसा नमूना आप लाए हैं, है तूफान बदतमीजी, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न अनुमति आएगी, न अनुमति होगी, न विवेचना होगी।
नकली नोट छापते जाओ। कितने शोध हम लोगों ने किए हैं कि मदरसों में नकली नोट छप रहे हैं, कितने के यहाँ हथियार बरामद हो रहे हैं, नाजायज बांग्लादेशी तुम पाल रहे हो, नाजायज रोहिंग्या तुम पाल रहे हो और कह रहे हो ये कि FIR नहीं हो। इससे ज्यादा जनता की पीठ पे चाकू भोंकने का कोई मिसाल मैंने कम सुना है, जितनी ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी मैं ये देख रहा हूं। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी क्यों? तुम अपने आसन से चिपके रहो, चरमपंथियों के केसेस तुम वापस लो। अभी तक तो चरमपंथियों के केसेस ही वापस ले रहे थे, अब तुम जो है मदरसों के टीचर्स उनके भी तुम अभयदान दे रहे हो, जानते हुए कि मदरसों में नकली नोट छपते हैं, नकली भारतीय विदेशी मुद्रा नेपाल के जरिए आके भंडारण होता है मदरसों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती हैं, रेडिकलाइजेशन होता है, नाजायज बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं, उनका रेडिकलाइज करके आप उनके खिलाफ आप उनको चरमपंथी स्लीपर सेल बना रहे हैं और आपके खिलाफ FIR नहीं होगी। आपको सोचिए, आपने देश की सेवा की है या देश के ऊपर आपके जो कर्तव्य था आप उसके प्रति बिल्कुल आप उदासीन थे। बात यही खत्म नहीं हो जाती है। ये तो गवर्नर थे महामहिम श्री राम नायक जी, तो वो बहुत अच्छी विचारधारा के प्रबुद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने इसको राष्ट्रपति को रिफर कर दिया। राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी दादा, उन्होंने कहा बिल्कुल नॉनसेंस है, इसको वापस भेज दिया, इस रूप में तो नहीं हो सकता है। ये अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 के अंतर्गत इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबको बराबर से देखना है, उसके अंतर्गत ये बनता ही नहीं है। उसको वापस कर दिया और जब वापस कर दिया तो ये था, और आज सर्वसम्मति से कैबिनेट ने इसको, इस विधेयक को और इस गंदे ऑब्सीन ऑब्जेक्शनेबल विधेयक को वापस कर लिया। तो ओम प्रकाश राजभर जी ने बहुत अच्छा बयान दिया इसको लेकर के, अंजू जी, और ये कहा कि भाई इसमें मुसलमानों का क्या, इसमें तो हम राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, मुसलमान कहां से आ गए? इक्वालिटी बिफोर लॉ संवैधानिक प्रोविजन जो अनुच्छेद 14 का है उसके अनुरूप कार्रवाई होगी और इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन ये आप और हम तो कह ही सकते हैं कि ऐसा कौन सा राष्ट्र विरोधी काम है जो कि मदरसों में पिछले 12 महीने में नहीं हुआ है। नकली नोट भारत के तुम छापो, नकली नोट नेपाल से है वो तुम्हारे यहां भंडारण हो, इंडो नेपाल बॉर्डर पे तुम्हारे यहां नकली हथियार बने, तुम्हारे यहां नकली नोट छपे, तुम्हारे यहां रोहिंग्या बांग्लादेशी आके रुके, तुम्हारे यहां रेडिकलाइजेशन हो और फिर कहने मुकदमा न लिखा जाए। मुझे तो कभी तो समझ में आता है कि किसकी ये ISI फंडिंग तो नहीं है, क्योंकि पैटर्न फुटप्रिंट पूरा ISI वाला है, पूरा पैटर्न फुटप्रिंट ISI वाला है। सर मैंने तो ये तक पढ़ा कि इस विधेयक में ये भी था कि अगर ये मुल्ला मौलवी जो है जो मदरसों में पढ़ाते हैं, इनको वेतन मिलने में अगर देरी हो जाती तो जिन अधिकारियों की वजह से देरी हो रही थी उनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती। हाँ, इतनी क्रांतिकारी बातें तो कौन थे इनके जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन थे मालूम है? महामहिम मोहम्मद आजम खान साहब बहादुर। अब वो मंत्री हो और इतनी क्रांतिकारी बातें ना हो तो आप कैसे? ये तो क्रांतिकारी बातें ही हैं। इतनी मोहब्बत और प्रेम जो प्रस्फुटित हो रहा है और इतनी ज्यादा उदारता और फराशदिली आप जो दिखा रहे हैं, तो आपने पहले तो देखा जब आपका मंत्री ही ऐसा है, आजम खान ऐसा, और आपका ऐसा PDA का फॉर्मूला झुंझुना लेके खड़ा हुआ है। आप PDA की बात कीजिए, PDA के पक्षधर आप भी हैं, मैं भी हूं, लेकिन PDA की आड़ में देशद्रोह अगर आप करेंगे, देश देख रहा है। अभी तो आपकी दुर्गत कम हुई है, इस तरीके की PDA की आड़ लेकर के उनके एक मंत्री ने आज कहा आपने PDA का बड़ा अहित कर दिया है, और PDA का अहित कर दिया है और ये गलत होगा। तो किस प्रकार राजभर जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। PDA का मतलब ये नहीं कि तुष्टीकरण करें आप, PDA का ये मतलब नहीं है कि आपराधिक गतिविधियों के ऊपर आप चादर डाल दें। ये तो सरासर PDA के आड़ में आप आपराधिक कृत्यों के ऊपर चादर डाल रहे हैं। तो अंजू जी ये स्वीकार्य नहीं है। इसी तरह गंगा जमनी तहजीब में ये नहीं होता है, भाईचारा में नहीं है कि भाई तो मैं बना रहा हूं, चारा तुम खा जाओ। गंगा जमनी तहजीब में ये नहीं है कि गंगा जमुना जल तो तुम उपभोग करो और अगले को दे दो तुम गटर का पानी। ये गंगा जमनी तहजीब नहीं है। नियम तराजू पे तौल के संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप बराबर से अगर हो सकता है तब तो मान लीजिए कि भाईचारा कबूल, वरना हमें ये भाईचारा कबूल भी नहीं है, इस तरीके का वन साइडेड भाईचारा। इस तरह के विधेयक लाने वालों की हिम्मत देखिए।
वो हाथ में फिर उसके बाद संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं कि जो मौजूदा मोदी सरकार है वो संविधान को खत्म करने जा रही है, संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ये भी तुर्रा है इन सब लोगों का, और खुद ये संविधान के अंदर जो अधिकार सबको एक समान मिले हुए उनका कत्ल कर रहे, तो कोई उफ भी नहीं कर रहा था। जैसे आपने भी देखा होगा, वंदे मातरम को लेकर के बड़े बड़े जो मुखालिफत कर रहे थे, उनसे कहा था वंदे मातरम की 2 लाइन जरा गा दीजिए या बता दीजिए। किसी सूरमा माई के लाल को मालूम नहीं 3 लाइन, लेकिन हम विरोध करेंगे, हम कहेंगे नहीं, हमारे मजहब हमें नहीं है। तुम्हारे मजहब में दरोगा की जाके आके नाक रगड़ना है? जब 4 लठ पड़ते हैं तो जाकर के नाक रगड़ते, वो तुम्हारे मजहब में सिखाया तुम्हें? मौका परस्त अव्वल दर्जे के। तीसरी चीज, आपने ये देखा संविधान में, कभी मैं चाहता हूं कि जब संविधान ले, मैंने सुना था एक आध बार किसी पत्रकार ने जाकर के एक आध संविधान निकलवाया तो मालूम पड़ा था कि इन्होंने हजारों की कॉपीज संविधान की बनवाई, तो उसके अंदर बिल्कुल सादी डायरी थी, एक लफ्ज नहीं लिखा था, बस संविधान लिख करके लाल किताब रख ली थी। तो ये तो देश के साथ धोखा कर रहे हैं। चलिए हम अगला बताते हैं। हर पत्रकार अगली बार जब जाए तो जरा उनसे ये कह दे कि जरा फंडामेंटल राइट्स हमें बता दीजिए संविधान के, हमें प्रियम्बल बता दीजिए जरा, और हमें मौलिक अधिकार तो आपने बता दिया, अब मौलिक कर्तव्य बता दीजिए। आप देखेंगे 0/100 काला अक्षर भैंस बराबर, किसी को एबीसीडी नहीं मालूम होगा संविधान का ताबीज लेकर के घूम रहे हैं। तो ये तो अंजू जी, इनको एक्सपोज करना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हमारे पत्रकार बंधु बहुत शरीफ है, नेक है, इनको एक्सपोज नहीं कर रहे। वरना एक्सपोज करना हो तो जैसे वंदे मातरम में एक्सपोज हो गए, संविधान के 4 प्रोविजन पूछ लीजिए इनसे, या संविधान के कितने संशोधन आज तक हुए ये बता दें, कितने शेड्यूल हैं ये बता दें। एक नहीं बता पाएगा। ये जो सूरमा है, इनको किसी को कुछ नहीं मालूम। इन लोगों ने संविधान की धज्जी जिस तरीके से उड़ाई है, ये स्पष्ट है कि संविधान को अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसका दुरुपयोग करते हैं। संविधान से इनको न कोई मोहब्बत है न लगाव है। लेकिन सर, डॉक्टरों की बात अगर फिर से करूं तो अल फलाह यूनिवर्सिटी में तो शायद रमीजुद्दीन को नौकरी मिल जाती अगर आज की तारीख में अल फलाह यूनिवर्सिटी काम कर रही होती, क्योंकि वहां पर तो ऐसे डॉक्टरों को ही भर्ती किया गया था ना जो कहीं ना कहीं से निकाले गए थे। लेकिन सर, ये बड़े बड़े ओहदों पर भी जब होते हैं, देश के उपराष्ट्रपति के पद पर भी जो बैठे रहे हैं, आप उनका हाल भी देख लीजिए। विदेश सेवा में उन्होंने क्या गुल खिलाया, तो कहीं पर भी वो फितरत बदल नहीं रही है ना, और राष्ट्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब रमीजुद्दीन जैसे डॉक्टरों को देखकर और लोगों का भरोसा उठेगा, वो अस्पताल में जाने से पहले तहकीकात करेंगे कि कौन वहां पर किस जाति का डॉक्टर है, तभी इलाज करवाएंगे। अब दुर्भाग्य से इन्होंने अपनी छवि अपने आप खराब की है। हामिद अंसारी, जिनका नाम आप ले रही हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति, ईरान में एम्बेसडर थे, तो हमारे एसेट्स को एक्सपोज किया, और जब वहां पे कहा कि जरा हस्तक्षेप कीजिए तो हस्तक्षेप नहीं किया उन्होंने। तो जितना भी कम कहेंगे, लेकिन आज वो कहाँ है? अगर वो ठीक ठाक रहते तो राष्ट्रपति तक बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पैर पे खुद को लाड़ी चला ली अपने कर्मों से, और जो उनके कर्म थे पूरी सिंपैथी। और अब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के लिए जो है जीना दूभर हो रहा है। तुम IFS रहे, एम्बेसडर रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे 2 बार, और अब भी तुम्हें जो है कुछ ठसक और कसक बाकी रह गई है। कौन से अरमान तुम्हारे पूरे नहीं हुए? ये चीज कुछ नहीं। लेकिन अच्छी बात यह अंजू जी, अब दुनिया और भारत इनको पूरी तरीके से इनकी असलियत पहचान चुका है। पूरी तरीके से इनकी असलियत बेनकाब। ये जो भाईचारा और गंगा जमुनी इस तरीके के जो अल्फाज थे, कुछ लोगों को छोड़ दे अपवाद स्वरूप, बाकी लोगों से जरा सोच समझ करके बातचीत करें। सर, आप ये देखिए कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, उसको एक पार्टी है जो आज भी जस्टिफाई कर रही है। कांग्रेस के वो बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह, वो क्या कह रहे हैं कि भारत में जो मुसलमानों के साथ होता है वही तो बांग्लादेश में उसका बदला ले रहे हैं वहां के लोग हिंदुओं के साथ, तो जो यहाँ हो रहा है वही तो वहां हो रहा है। आप सोचिए, वो इन दोनों को भी जोड़कर देख रहे हैं। मतलब जस्टिफिकेशन की कोई हद होती होगी या नहीं? भाई, मुस्लिम तुष्टीकरण के तो पुरस्कार विजेता है, राष्ट्रीय स्तर के गोल्ड मेडलिस्ट है दिग्विजय सिंह। हाफिज जी, उसामा जी, 26/11 RSS की साजिश। तो दिग्विजय सिंह से और आप क्या उम्मीद करती हैं कि वो कहीं जो तुष्टीकरण का कहीं भी झुंझुना मिल जाए तो उस हारमोनियम को बजाने से नहीं चूकेंगे? तो ये तो वो है कि तुष्टीकरण को इन्होंने दूसरे स्तर तक पहुंचा दिया। इनसे आप क्या उम्मीद करती हैं? इनका तो सोशल सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए ऐसे लोगों का। बिल्कुल सर, इन सबका सोशल बहिष्कार होना चाहिए। तौकीर रजा की तरफ भी देख लेना चाहिए उनको। उनका भी कल भी एक प्रॉपर्टी गिरी है ना, उस पर बुलडोजर चला है। तो ये जितने भी लोग सर तुष्टीकरण का कार्ड खेलते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की खातिर, उनको सोचना चाहिए कि अभी हाल फिलहाल में उनकी पार्टियों का हाल क्या हुआ है।
अगर अखिलेश यादव इस तरह का बिल लाने की हिमाकत कर सकते हैं, आतंकवादियों की पैरवी करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जा सकते हैं, तो उनका भी आज की तारीख में हाल क्या है? इस तरह की हरकतें करेंगे सर, और सोशल मीडिया के जमाने में ये बातें छिपती नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये चीजें छुपने वाली नहीं है। सोशल मीडिया एक वरदान है, आईटी एक वरदान है, और इंटरनेट के माध्यम से कोई चीज आज अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ हुआ है, पूरे विश्व में कुछ ही मिनटों में वो पहुंच जाएगा। इसलिए कोई ये ना समझे कि अंधेरे में कोई तीर चला के बच जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। अब देखते हैं इस मामले में केजीएमयू में और क्या तहकीकात होती है। अगर वहां पर एक गैंग चल रहा है धर्मांतरण का, लव जिहाद का या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, तो फिर उसका भी भंडाफोड़ बहुत जल्द होगा। लेकिन आपने सर समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। बड़ी कृपा अंजू जी। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। धन्यवाद।